driving through, entering the Red Fort through the Lahori Gate again, Mrs. Gandhi will go up to the ramparts, and there she will then unfurl the national flag, heading towards the Lahori Gate of the Red Fort now. And there you can see the deep moat which skirts the Red Fort on all sides. And the road on which the jeep is traveling runs all along this moat around the Red Fort. और ये है राजघाट, जहां कुछ क्षणों के लिए हम आपको ले आए हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट गईं। और ये है वो पावन स्थल, फूलों से आच्छादित, जहां वो महामानव सो रहा है जिसने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मार्ग दिखाया और भारत को अहिंसा के बल पर आज़ादी दिलाई। प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित इन फूलों में सारे देश की श्रद्धांजलि निहित है। और अब ये फिर लाल किला, लिफ्ट से ऊपर पधारी हैं प्राचीर प्रधानमंत्री। उनके साथ दाईं ओर रक्षा मंत्री श्री आर वेंकटरमन हैं। वर्षा लगातार हो रही है। और यह है ध्वज मंच, जहां कुछ ही क्षणों में अब भारत की आन बान और शान, स्वतंत्रता का प्रतीक, वो तिरंगा फहराएंगी। Helping Mrs. Gandhi to unfurl the Squadron leader A.K. Seli helped Mrs. Gandhi unfurl the national flag, and you can still hear the booming of the 21-gun salute, which is being fired by the 1722nd Field Battery Ceremonial. The Guard of Honor now prepares to march off from the parade ground. It turns right at the Guard Commander's command,
and the Air Force band strikes up Sare Jahan Se Acha for the exit of the Guard of Honor from the parade arena. If you look carefully among the 3,000 children who are seated, you might be able to spot the band of the 6th Light Infantry Regimental Center. And that is the band which will play as the 500 schoolgirls and AIR artists sing the national anthem at the end of the function. भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, वर्षगांठ चाहे व्यक्ति की हो, चाहे देश की हो, एक शुभ अवसर होता है, खुशी का दिन होता है। और हम सब चाहे यहाँ हो, चाहे अपने घरों में हो, उसको मनाते हैं। पहले तो यहाँ से आवाज़ आकाशवाणी द्वारा ही हमारे प्रदेशों में जाती थी। पिछले साल कुछ बड़े बड़े शहरों में दूरदर्शन द्वारा यहाँ का चित्र भी पहुँचा। आज और बहुत से छोटे शहरों में भी ये चित्र पहुंचेगा और देश के 70% क्षेत्र में दूरदर्शन पहुंचे वो कार्यक्रम आरंभ होगा। आस्ते आस्ते हर काम इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। आज वो दिन है जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को याद करते हैं। वो महात्मा गांधी, उनके दूसरे साथी और शिष्य और कई ऐसे नाम जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन उनके अलावा देश में लाखों की संख्या में बहुत से ऐसे बहादुर स्वतंत्रता सैनिक थे जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। और उनमें से आज भी कुछ हजार हमारे साथ हैं। उन सब को हम याद करते हैं और जब याद करते हैं तो ये भी सोचते हैं कि जो कुर्बानी उन्होंने दी उससे हमने सबक क्या सीखा। कुछ ऐसे हैं लोग जो कहते हैं कि हर साल लाल किले से चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो एक ही बात कहते हैं। क्या अजब बात है ये कहने की। क्या जो ऊंचे आदर्श हैं, जो चरित्र को बनाने वाली चीजें हैं, देश के मनोबल को उठाने की बातें हैं, देश की सुरक्षा की, देश की प्रगति की, देश की उन्नति और विकास की बातें हैं, क्या वो हर बार कहनी नहीं है? क्या ये ऊंचे मूल्य जो हमारी विचारधारा के हैं वो कभी पुराने हो सकते हैं? और क्या उनको हर साल नहीं, हर दिन हमको याद नहीं करना है और अपने दिल में, अपने मन में उनको दोहराना नहीं है? ये केवल हमारे देश के लिए नहीं, सभी देशों के लिए ये सत्य है। ये अवसर ऐसा नहीं है
कि क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या बड़े छोटे काम हुए, क्या लोगों के, साधारण लोगों के जीवन स्तर किस प्रकार से ऊपर उठा, उस पर विस्तार से बोला जाए न समय है और न ही उचित है। लेकिन हमारी प्रगति कितनी हुई है ये सबके आंखों के सामने है। हमारे देश वाले जानते हैं, विदेश वाले जानते हैं, और आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े देशों के नेतागण ने, विशेषज्ञ ने इसके बारे में चर्चा की है और कर रहे हैं। इसके माने नहीं कि हमारा काम पूरा हुआ है, इसके माने नहीं कि हमारे सारे स्वप्न असलियत में हम बदल सके हैं, लेकिन इसके माने ज़रूर हैं कि उस रास्ते पर, जो रास्ता हमारे महान नेताओं ने हमको दिखाया, उस रास्ते पे हम आगे बढ़े हैं। और चाहे कितने ही कष्ट आए, कितने ही खतरे आए, कभी हमने ठोकर भी खाई, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। और शायद बहुत से आज के जो कष्ट हैं वो उसी के कारण हैं कि ये देश जो गुलाम था, ये देश जो इतना गरीब था, ये देश जो डरा हुआ था, ये देश जो दबा हुआ था, आज ये सिर ऊपर करके खड़ा हो सकता है। आप इसी एक साल की उपलब्धियां देखिए, कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि हमारे बिजली बड़ी या छोटा, उसको जो भी समझिए, पहले केवल 300 शहरों में थी और गांव में तो नहीं के बराबर। आज 3 लाख गांव में है और शहरों में तो खैर है ही है। एक छोटा सा उदाहरण है ये, लेकिन सबको छूता है। बड़े कामों में मैंने आपको दूरदर्शन के बारे में बतलाया। हमारा अंतरिक्ष किस प्रकार से गया और किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपने किसानों और दूसरों के लाभ के लिए, वो भी आपके सामने है। बिजली घर हमारे ही इंजीनियरों ने पूरी भारतीय जानकारी के साथ खड़ा किया मद्रास के पास कल्पकम में। 2 महीने में एक दूसरा अंतरिक्ष आसमान में जाने वाला है। ये बड़े काम हैं, लेकिन सब ऐसे हैं जिनका संबंध आपके जीवन से है, किसान के जीवन से, मजदूर के जीवन से, विद्यार्थियों की शिक्षा से और गृहिणी के प्रतिदिन के जीवन से। इस साल जब से हम यहाँ पिछले दफे मिले, यहाँ पे एशियाई खेल भी हुए। एक नौजवानों का कार्यक्रम था। उसके बाद गुट निरपेक्षता का सम्मेलन हुआ। वो भी भारत की एक उन्नति और भारत की क्षमता, किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, वो दुनिया को देखने का अवसर मिला। मैं अपने नौजवान खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने हमारा सिर ऊपर रखा। और इस वक्त मैं विशेष करके उनको, जो हमारी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत के भारत का सम्मान बढ़ाया, उनको भी बधाई देती हूँ। ये जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में कुछ नाम ऊपर आके चमकते थे, सब उनको देखते थे, वैसे ही ये नाम हैं जो चमकते हैं। लेकिन ये न समझिए कि दूसरे लोग, दूसरे नौजवान, दूसरे बच्चे या हमारे किसान, हमारे मजदूर
ये बधाई के पात्र नहीं हैं। अपनी अपनी जगह पे सब पसीने से मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे एक एक कदम करके भारत को आगे ले जा रहे हैं। उन सब को हम बधाई देते हैं। उनके नाम हम नहीं जानते हैं, उनको हमने देखा नहीं, उनकी शक्ल नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो है भारत की नींव, भारत की बुनियाद, भारत के गरीब, भारत के जनजाति आदिवासी, भारत के हरिजन, पिछड़ी हुई जाति और सब जातियां। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। क्योंकि आज का दिन जब हम उपलब्धियों के तरफ देखते हैं, सफलताओं के तरफ देखते हैं, तो कमजोरी के तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है, हम देखते हैं कि आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं, प्रांतीयता के नाम से देश को आघात करते हैं। ये है हमारी कमजोरी। और एक और है कि अपनी हिम्मत हारें, आत्मविश्वास छोड़ दें। ये चीजें हैं जिन्होंने भारत को पीछे रखा है, भारत के मनोबल को कम किया है। देश के अनेक भाग में हम देखते हैं कि आंदोलन हो रहे हैं, लोगों की मांगें हों, ये लोकतंत्र में स्वाभाविक है और हम हमेशा लोगों से बात करने को तैयार हैं, यथाशक्ति मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको हर समय ये भी देखना है कि एक की मांग पूरी करने से कहीं दूसरे को हानि न पहुंचे, कहीं दूसरे की कमजोरी न हो। इसलिए इन सब मांगों में सबसे बातचीत करनी है, सबके हित को देखना है। अगर सब पूरी तौर से संतुष्ट नहीं हो सकते तो कम से कम असंतोष को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आंदोलन जो होते हैं, चाहे उनके नेता हिंसा चाहे चाहे नहीं, हमने देखा है कि हिंसा आ ही जाती है। कौन करता है हमको नहीं मालूम, जब मालूम होती है तो उन लोगों को सजा भी मिलती है, उन लोगों को भी कभी कभी नहीं मालूम होता है, लेकिन उसके कारण देश को हानि होती है, विकास का काम रुक जाता है। जो विकास के नाम में आंदोलन चलते हैं वही विकास को रोक देते हैं। कुछ समस्याएं हैं जो हमारे संग चली आ रही हैं। आसाम की समस्या है, एक बड़ा अजब प्रचार उसके बारे में हो रहा है। वहाँ की कुछ बात जो है उसमें सच्चाई है, बाहर के लोग आए हैं। हमारी कोशिश है कि उनका आना रोकें और जो नाजायज तरीके से आए हैं उनका परिचय करके उनको कुछ दूसरा प्रबंध करने की कोशिश करें। ये बात आज की नहीं, ये जब पहले दफे मैंने बातचीत की उसी समय ये बात मैंने वहाँ के लोगों के सामने रखी। लेकिन उन्होंने कहा
कि या तो पूरी बात माने और या हम जो ये करना चाहते हैं आप वो भी नहीं करने देंगे। तो जो काम हो सकता था इन सालों में वो काम रुक गया। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, शुरू कीजिए। तो जो हमने पहले कहा था वो काम अब आरंभ हो रहा है। उसके बारे में एक अजब कहानी और भी सुनने में आई, ये कि वहाँ जो हमला हुआ और जिसमें बहुत से लोगों की जानें गईं, मुसलमान हमारे भाई और बहन, उनकी जानें भी गईं, उनके गांव भी जलाए गए, और हिंदुओं के भी, जनजाति के लोगों के भी, हरिजनों के भी, मजदूरों के भी, जो बाहर के गए हुए बिहारी या उत्तर प्रदेशी मजदूर थे उन पे भी, इन सबों पर जो हमला हुआ उसका खंडन भी मैं कर चुकी हूँ और उन लोगों के प्रति सहानुभूति भी रख चुकी हूँ। लेकिन प्रचार क्या हो रहा है? प्रचार ऐसा हो रहा है जैसे हमारा हाथ उस मारकाट में था। अगर उन लोगों के पास आप जाइए तो आपको स्पष्ट बताएंगे कि कौन उनकी बचाव में लगा था, कौन उनकी रक्षा कर रहा था। ये सच है कि कहीं कहीं रक्षा में कमी हुई इसीलिए वो मरे, ये तो है हमारी जिम्मेदारी। लेकिन प्रचार इस प्रकार का हो रहा है जैसे हमने ये करवाया। और बहुत से कौन लोग कर रहे हैं प्रचार, जिन्होंने स्वयं ऐसे भाषण दिए, ऐसा वातावरण बनाया, इस प्रकार से लोगों को उकसाया कि ये घृणा और हिंसा की वातावरण फैली। आज पंजाब की भी समस्या है। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहती हूँ, अनेक बार उसके बारे में कहा है। हमारे देश में हमारी कोशिश रही है कि हर एक प्रदेश, हर एक कौम, हर एक क्षेत्र को न्याय मिले और देश की जो पूरी दौलत है, साधन है, उसमें वो भागीदार बने। जो भी मांगे मैं अपने तरफ से पूरी कर सकती थी वो मैंने शुरू ही में मान ली। लेकिन जिनका संबंध दूसरे प्रदेशों से है, वो क्या उनके प्रति न्याय होगा अगर मैं कोई निर्णय ले लूं और उनसे समझौता न हो सके? एक बात मैं याद दिलाऊंगी कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं निर्णय को जानबूझ के रोक रही हूं। अगर कोई भी प्रदेश, कोई भी कौम कमज़ोर होती है तो क्या केंद्रीय सरकार को उससे लाभ हो सकता है या वो केंद्र सरकार की भी कमज़ोरी हो जाएगी? क्योंकि हमारी मजबूती हमारे प्रांतों की मजबूती पर निर्भर है। केंद्र क्या है? क्या केवल दिल्ली शहर है या दिल्ली में सेक्रेटेरिएट है या प्रधानमंत्री का दफ्तर है? केंद्र तो एक ऐसी जगह है जो सब लोगों को संग रख सकती है। देश की सुरक्षा जिसकी जिम्मेदारी है, देश के सब लोगों को न्याय मिले वो उसकी जिम्मेदारी है। कि ये ना हो कि जो जोरदार है वो ज्यादा ले ले, चाहे व्यक्ति हो, चाहे प्रांत हो या कुछ और। लेकिन असली ताकत हमारी तो प्रदेशों में है। जब कमी पड़ती है साधन की तो उससे हम पर भी बोझ बढ़ता है। हमारे जितने मंत्रालय हैं उनके पैसे कटते हैं और उसी प्रकार से जो प्रदेश हैं उनके भी कटते हैं। इससे हमें खुशी नहीं है, लेकिन हम लाचार हैं। अगर अच्छी वर्षा हुई तो तस्वीर में परिवर्तन तुरंत आ जाता है। अगर सूखा पड़ा, बाढ़ हुए, आंदोलन जिसमें इतना रुपया खर्च होता है उनको थामने में, ये चीज़ें अगर न हों तो और भी तेज़ी से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो बात मैं आपसे कह रही थी पंजाब के बारे में वो ये है, करीब 2 साल से ये समस्या मेरे सामने आई है। लेकिन सन 80 में हमारी सरकार आई, उसके पहले मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 3 साल तक
जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और मांगे उठा रहे हैं, उनकी हुकूमत पंजाब में थी। उसी 3 साल उनके 2 मंत्री केंद्र सरकार में थे। उन्हीं 3 सालों में उनके सहयोगी जो उनके पड़ोसी प्रांत हैं वहाँ की सरकारों में थे। इसलिए पूरे 3 साल उनके सामने अवसर था कि वो इन अपनी समस्याओं का, अपनी मांगों को पूरा कर सकते थे मिलके। उस समय ये आवाज़ नहीं उठी। उस समय क्यों नहीं ये इन समस्याओं का समाधान हुआ? ये एक छोटा सा प्रश्न मैं उनसे और आप सबसे पूछती हूँ। क्या वो दोषी नहीं है कि जब उनको ऐसा मौका मिला तब उन्होंने उस मौके का लाभ नहीं उठाया? क्यों? क्योंकि शायद उस समय भी जो चाहते थे वो नहीं मिल सकता। तो सारा बोझ ठहरा कि हम आए तो हमारे ऊपर ये डाला जाए। हम तैयार हैं, अगर जो दूसरे लोग हैं जिनका संबंध इन प्रश्नों से है उनके संग वो बैठ के और समझौता कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी आवाजें देश के भीतर उठी हैं जिससे हमें लगता है कि देश की मजबूती, देश की एकता को खतरा हो सकता है। वैसे हमारे देश में एकता की भावना बहुत मजबूत है। एक और अजब बात, गलत प्रचार एक हो रहा है। आसाम के बारे में मैंने आपको बतलाया, लेकिन सारे भारत में फैलाया जा रहा है। जब मैं अल्पसंख्यक की बात करती थी तो ये कहते थे कि इनको तो केवल अल्पसंख्यक की, माइनॉरिटीज़ की, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों की ज़्यादा चिंता है, और जो यहाँ अपार हमारी दूसरी हिंदुओं की जनता है उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। किसी संदर्भ में जब हिंदुओं की बात आई, और मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको कि हमारे देश में कहीं कोई बहुसंख्या में है और कहीं दूसरा बहुसंख्या में है। कहीं पे कोई धर्म के लोग अल्पसंख्या में हैं और कहीं दूसरे धर्म के लोग अल्पसंख्या में हैं। तो अगर बात मैंने जो भी अल्पसंख्या का है या जिसका कोई प्रश्न है या दुख है वो उठाई, तो अब ये नई बात चली कि इनको तो अल्पसंख्या के, माइनॉरिटीज़ के लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं है, ये तो वोट चाहती हैं जो बहुसंख्या के लोग हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय वोट चाहते हैं, लेकिन इस लाल किले पे जब हम खड़े हैं और जब हम आज़ादी की लड़ाई को याद कर रहे हैं तो ये भी याद करें कि हम कैसे ज़माने में पैदा हुए, कैसा जीवन गुजरा, किस कुर्बानी और सेवा के वातावरण में हमने कार्य किया, और हमने, हमारी परंपरा ने हमें ये सिखाया कि जीतने में खुशी होती है, हारने में कुछ दुख होता है, लेकिन जीतने और हारने के ऊपर भी कोई चीज़ है, वो अपना कर्तव्य करना, वो अपने देश की तरफ देखना। और चाहे हम अपना काम पूरा न कर सकें, कम से कम जितनी हमारी ताकत है उतनी ताकत से हम उस रास्ते पे आगे बढ़ सकें। आज़ादी की लड़ाई के दौरान में बहुत से लोगों की जानें गईं, बहुत से लोगों ने आज़ादी नहीं देखी। हम भी छोटे थे तो कल्पना भी नहीं थी कि अपने जीवन में देख सकेंगे, लेकिन उसने हमारे कदम को हल्का नहीं किया, हमारे संकल्प को कमज़ोर नहीं किया। हमें मालूम था कि जहाँ तक हम पहुँचा सकेंगे हम पहुँचाएंगे, और उसके बाद कोई और आगे बढ़ेगा। आज भी उसी भावना से हम विकास का काम कर रहे हैं, उसी भावना से देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देश के सामने बहुत से खतरे हैं, अंदरूनी कमजोरियां तो हैं, बाहरी खतरे भी हैं।
मैं आपको डराना नहीं चाहती हूं और मुझे ये भी मालूम है कि आप डरने वाले भी नहीं हैं, लेकिन हम सब का कर्तव्य है कि स्थिति को पहचानें। संकट को हम जानेंगे तभी उसका सामना करने के लिए पूरी तैयारी हो सकती है। आजकल साम्राज्यवाद पहला जैसे नहीं रहा। आज वो अपनी फौज लेके देश में नहीं आता है। आज वो छुप के अनेक प्रकार के दबाव डालता है, आर्थिक दबाव, राजनीतिक दबाव, दूसरे प्रकार के दबाव, और वो फौजों से कुछ कम नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि साधारण लोग उनको पहचान नहीं सकते। बहुत से देशों में हमने देखा क्या हुआ है, आज़ाद हैं लेकिन आज़ादी पर कुछ छाया भी पड़ गई है। भारत ये नहीं चाहता। भारत का रास्ता स्पष्ट है। भारत का रास्ता है आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र के द्वारा, समाजवाद के द्वारा, गुटनिरपेक्षता के द्वारा। कुछ लोग हमें कहते हैं कि इधर झुक रहे हैं, कोई कहते हैं उधर झुक रहे हैं। हम हर निर्णय भारत के हित को देखते हुए, विश्व शांति के हित को देखते हुए हम लेते हैं। कुछ लोगों से हमारी दोस्ती ज्यादा हो सकती है और कुछ से कम, लेकिन दोस्ती या मतभेद को हमने निर्णय लेने के रास्ते में कभी नहीं आने दिया। निर्णय हमारा एक सच्चा निर्णय होता है, और अभी तक हमें जो सफलता प्राप्त हुई है हर क्षेत्र में, वो इसी कारण कि लोग जानते हैं कि ये आदर्शवादी देश है। इसके माने नहीं कि सब आदर्श पूरे होते हैं, इसके माने नहीं कि हम में बुराइयां नहीं हैं, गलतियां नहीं करते हैं। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार की बात भी उठती है और हमें दुख से कहना होता है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन अगर इसको एक हम भूत बना देंगे और ये कह के कि है इसलिए और हो सकता है, तो बहुत गलत बात होगी। हम हर एक को देखना है कि कैसे इस भूत को अपने बीच में से हटाएं। दूसरे देशों में भी होता है, उनका जो जी चाहे करें, हमें उनकी चिंता नहीं है, हमको अपनी चिंता है, और अपनी चिंता को दूर करने के लिए पूरा काम करना चाहिए। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे अफसरान हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे साधारण दुकानदार या कोई दूसरे हो, हम सबों को देखना है इस वक्त अपने लाभ और हित के ऊपर देखना है कि अपने छोटे से लाभ के लिए क्या हम सारी समाज को कमजोर करने को तैयार हैं? क्या हम ऐसी स्थिति लाने को तैयार हैं जिसमें हमारे बाल बच्चों को नुकसान हो? ये चीज हर एक नागरिक को सोचनी है। महिलाओं के प्रति भी अत्याचार हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब समय आया है जब इसको बर्दाश्त नहीं करना है। समय आया है कि सारी समाज को इसको उस दृष्टि से देखना है कि ना महिला के प्रति अत्याचार होना चाहिए, ना पुरुष के प्रति अत्याचार होना चाहिए। लेकिन महिलाओं को शक्ति नहीं मिलेगी, हमारे नौजवानों को शक्ति नहीं मिलेगी, हमारे देश के जो रीढ़ की हड्डी किसान हैं उनको शक्ति नहीं मिलेगी, जो हमारे हाथ, समाज के हाथ और पैर हैं, ये भारत के मजदूर, उनको शक्ति नहीं मिलेगी। और जो तमाम लोग रहने वाले हैं, चाहे किसी प्रदेश के हों, चाहे कोई भाषा बोलते हों, चाहे किसी भी धर्म का पालन करते हों, ये सब न्याय के पात्र हैं। और ये तभी मजबूत होंगे जब हर एक को न्याय मिले। और ये न्याय, ये बड़ा काम केवल सरकार द्वारा नहीं हो सकता है, अफसरान द्वारा नहीं हो सकता है। ये तो हर एक नागरिक समझेगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, ये मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे भविष्य बन रहा है, और भविष्य अगर सुंदर नहीं हुआ तो मुझे हानि होगी, मेरे आते हुए पुश्तों को हानि होगी। ये भावना हमको आज सीखनी है।
मैंने कहा अभी कि हमारी सीमा पर भी खतरा, सीधा खतरा तो नहीं है, लेकिन सारे विश्व में युद्ध की बातें हो रही हैं। भारत शांति प्रिय रहा है और इसीलिए गुट निरपेक्षता का आंदोलन आरंभ करने में भी हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा। हम विशेष करके अपने पड़ोसियों से दोस्ती चाहते हैं। अभी हाल में भी कुछ घटना ऐसी हुई और मैं दोहराना चाहती हूँ कि किसी भी देश में हम दखल नहीं देना चाहते। उनके अंदरूनी प्रश्न जो हैं उनको उनके संभालना है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर हिंसा हो, हत्या हो, लूटमार हो तो उसका खंडन हमको करना पड़ता है और हमेशा ही हमने किया है। हमारे पड़ोस में एक देश है जिससे बहुत घनिष्ठ संबंध भारत के रहे हैं, श्रीलंका। वहाँ जो बीता है उसमें भारत के नागरिकों पर भी बीता है, इसलिए हमारी वहाँ के बारे में विशेष चिंता है। दखल देने के ख्याल से नहीं, लेकिन मैत्री हमारी बनी रहे, संबंध हमारे बने रहें और हमारे जो लोग वहाँ पे हैं, हम तो नहीं चाहते कि किसी पर भी कुछ हानि हो, लेकिन क्योंकि हमला हमारे लोगों पे हुआ है, हमारे नागरिक या हमारे देश से जो गए हैं, तो उनकी विशेष चिंता और जो इस हिंसा के शिकार हुए हैं उनके संग सहानुभूति हमें प्रकट करनी है। तो इस प्रकार, लेकिन इन सब समस्याओं में से हमको बहुत समझ बूझ के चलना है। जोश में आके एक कदम गलत पड़ता है तो उसकी हानि बहुत दूर तक होती है और फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। ये ईश्वर की कृपा है कि अभी तक इन सब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम एक धीरज के रास्ता हमने लिया और यही कारण है क्योंकि हमने समझने की कोशिश की, समझ बूझ के पैर आगे बढ़ाए। यही कारण है कि हमको सफलता मिलती रही। हमको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो हम चाहते हैं उसी का उल्टा हो, जिनका भला चाहते हैं उन्हीं को शायद हानि हो। बहुत देशों में भारत के लोग रहते हैं, कुछ वहाँ के नागरिक हो गए हैं और कुछ भारतीय नागरिक रहे हैं। उन सब का हमको ज़रा ध्यान देना है, दखल देने के ख्याल से नहीं, लेकिन मानवता के ख्याल से। और अगर जैसे मैंने पहले कहा कि किसी एक जाति या एक धर्म के बारे में चिंता की बात जो है, मुझे अगर चिंता है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख या जो दूसरे अनेक धर्म भारत में हैं, तो इसलिए नहीं कि वो हिंदू, मुस्लिम या सिख हैं, लेकिन इसलिए कि वो भारत के नागरिक हैं, इसलिए कि वो इंसान हैं। और आज दुनिया में ऐसी हालत हो गई है, आर्थिक संकट, चुनौतियां सब जगह हैं, बेरोजगारी है। हाँ, एक बात आपको कहना मैं भूल ही गई, हमारी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, उसके तरफ हम ध्यान देते आए हैं। और हमने 2 कार्यक्रम बनाए हैं, एक जो भूमिहीन हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे देश में सबसे गरीब वही हैं और बेरोजगारी का बोझ सबसे भारी उन्हीं के ऊपर पड़ता है। हम चाहते हैं कि हर एक परिवार में से कम एक सदस्य को रोजगारी मिले। ये कार्यक्रम तुरंत शुरू होने वाला है और उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम अलग की है। महाराष्ट्र में ये चालू हुआ था और वहाँ सफल हुआ, इसलिए हम इसको सारे देश में फैला रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एकदम से हम हर एक तक नहीं पहुँच सकते हैं। हमारी आशा है कि शुरू में करीब 3 लाख तक पहुँच सकेंगे और जैसे जैसे सफलता मिलेगी
और लोग इस स्कीम के अंतर्गत आ सकेंगे। इसी प्रकार शहरों में सबसे बड़ा बोझ है शिक्षित नौजवान के ऊपर। इसलिए उनके लिए भी हमारी कोशिश है कि प्रतिवर्ष 2 या 2.5 लाख ऐसे शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हम साधन दें। तो इस प्रकार हर साल नए कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सच्चाई ये है कि उससे फर्क पड़ रहा है। कहीं कहीं गलत काम भी हुए हैं, लेकिन आमतौर से उसका लाभ हुआ है, हो रहा है। और आप अगर गांव में जाके देखिए तो आप देखिएगा बहुत से लोग जो ये बातें कहते हैं उनको याद नहीं, या कभी पहले उन्होंने देखा ही नहीं था कि भारत का देहात कैसा था, भारत की गरीबी किस प्रकार की थी। और ये संतोष की बात है कि वो चित्र अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन आपको मालूम है कि आक्रमण क्योंकि हम पर हो चुका है, हमारा अनुभव जो है उसको हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें तैयारी अपनी पूरी रखनी है। और एक शब्द मैं कहूँगी अपने बहादुर सेनाओं के अफसरान और जवानों का, कि जिस बहादुरी से उन्होंने देश की सीमा की सुरक्षा की, उसी बहादुरी और उसी लगन से चाहे बाढ़ आए, चाहे दूसरी आपत्ति आए, शांति के समय भी वो उसी प्रकार से लोगों की सहायता करते हैं। वो भी हमारी बधाई के पात्र हैं। आज ये दिन है कि हम भूल जाएं कि हम छोटे हैं या बड़े, कहाँ रहते हैं, क्या हमारी विचारधारा है। हम यही सोचें कि हमारा जो पुराना या नया, जो समझिए जो रास्ता है भारत को शक्तिशाली बनाने का, भारत को महान बनाने का, उस रास्ते पे किस प्रकार से हम चलें। आज के दिन मैं आप सबको फिर से बधाई देती हूँ, और विशेष करके हमारे नौजवानों को। उनकी आंखों में नई आशाएं हैं, उनके कंधों पे नई जिम्मेदारी हैं, और उनके हृदयों में नया जोश है। वो भावना हम सब लें, चाहे हमारी कुछ भी आयु हो, और उस जोश से, उस हिम्मत से हम हरेक, और जब हम हरेक कहती हूँ तब उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी आपके संग एक हूँ। हम सब देश के सेवक और सेविकाएं हैं। हमको ओहदे का नहीं सोचना चाहिए, कौन धनी है कौन गरीब है ये नहीं सोचना चाहिए। केवल ये कि हमसे कमज़ोर है उसको कैसे सहायता करें, हमसे जो नीचे अगर किसी कारण कोई फिसल गया है या किसी ने उसको ढकेला है, उसको कैसे उठाएं, जिसमें पैर मिला के कंधे से कंधे हम आगे बढ़ें, इस देश को शक्तिशाली बनाएं, इस देश को महान बनाएं। और केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, मन और बुद्धि के दृष्टिकोण से भी। आइए हम सब आज ये निर्णय करें कि कोई बात हम न कहेंगे न करेंगे जिससे किसी प्रकार से हमारा देश नीचे हो। हमें साधारण जनता का मनोबल बढ़ाना है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है, और आत्मनिर्भर देश को बनाना है, अपने लोगों को बनाना है। इस नारे से आज हम यहाँ से जाएं, और इस अगले साल इस काम में हम लगें तो हम चमत्कार करके दिखा सकते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार भारत के लोगों ने दिखाया है कि भारत जब निर्णय करता है, जब दृढ़ संकल्प करता है, तो पूरा करके दिखा सकता है। आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम करके दिखाएं। मैं फिर से आप सबको नमस्कार करती हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जन गण मन अधिनायक
और इस प्रकार राष्ट्रगीत के साथ लाल किले पर 37वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान बराबर वर्षा होती रही, जो अब से कुछ क्षण पहले ही रुकी है। लगता था उस समय जैसे प्रकृति भी आज के शुभ दिन देशवासियों की बराबर के हिस्सेदार रहना चाहती है। ये हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज। आज संकल्प का दिन है और साथ ही ये सोचने का दिन भी कि 36 वर्ष की आज़ादी की यात्रा के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं और साथ ही देश के प्रति हमारा क्या दायित्व है। आने वाले दिन और भी उजले हों, सुहावने हों और हम अपने भविष्य को बनाने में जुटे रहें। इस झंडे की अगुवाई में भारत के लोग, हम और आप सुख समृद्धि के रास्ते पर बढ़ते रहें। यही आपकी हमारी आज के शुभ दिवस पर मंगल कामना है।